नॉवल मिले कुछ इस तरह अस कलम पलवा शसाफी। हाल साईं सरकार हाशमी साहब और एक और सियासी रहनुमा के साथ खड़े मुल्क के सियासी हालात पर अपना नजरिया बयान कर रहे थे। एक आध मरतबा उन्होंने हाशमी साहब के उकब में नजर आते दूसरे ग्रुप में खड़े जैद हामिद पर भी नजर डाली। राजपूत साहब इनके दिल में अपने मुकाम से खूब वाकिफ थे, इसलिए इन्हें यकीन था इस वक्त भी इनके ग्रुप का मरकज़ गुफ्तगू इन्हीं की शख्सियत है। अस्सलाम वालेकुम। इनकी समातों में पुरजोश नौजवान की आवाज़ पड़ी। हाशमी साहब का 26 साला नौजवान बेटा शैस हाशमी साईं सरकार के पास आया। वालेकुम अस्सलाम शैस, हाउ आर यू? राजपूत साहब ने इसे खुद से लगाकर हाल अहवाल दरियाफ्त किया। बेगम सरकार और आजिल भी चलते चलते इनके पास आ गए। शैस बेगम सरकार के सामने झुका तो उन्होंने इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। आंटी अहमद को भी ले आती। शैस ने गुफ्तगू का आगाज किया। इसे ये सब बिजनेस पार्टनर्स पसंद नहीं हैं और पार्टीज पसंद नहीं हैं और आज से अपने ताया जान के हाथ जाना था, इसलिए यहाँ आने से मौजरत कर ली। बेगम सरकार ने इसके साथ बैठते हुए वजाहत दी। और रूही, इसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? शैस ने रूही का जिक्र छेड़ा तो इसका चेहरा ब्लश करने लगा। बहुत अच्छी चल रही है, फाइनल सेमेस्टर है, इंशाल्लाह टॉप करेगी, जवाब साईं सरकार की जानिब से आया। मैं नेक्स्ट वीक यूएस जा रहा हूँ। अगर रूही को कुछ भिजवाना चाहते हैं तो बिला झिझक बता दीजिएगा। शैस ने अपने प्लान से आगाह किया। ज़रूर। बेगम सरकार ने खुश दिली से ऑफर कबूल कर ली। खाने से फारिग होकर साईं सरकार हाशमी साहब से इजाज़त लेते अपनी कार तक आए। मुहाफिज और आजिल कार में सवार हो चुके थे। हाशमी साहब ने एक मरतबा फिर इनका और इनकी बेगम का शुक्रिया अदा किया। आफ्टर यू माई डियर। साईं सरकार बतौर मेज़बान सीट का दरवाज़ा थामे खड़े हो गए। थैंक यू मिस्टर। बेगम सरकार इनके मशकूर होते पहले कार में सवार हुई। साईं सरकार इनके साथ बैठे और दोनों गाड़ियां अपनी मंजिल के जानिब रवाना हो गईं। आजिल, मुझे जैद हामिद के अमाल ठीक नहीं लग रहे और मेरे खिलाफ ज़रूर कोई चाल चलेगा, तुम नज़र रखो इस पर। विंड स्क्रीन के बाहर देखते हुए वो गंभीर लहजे में फ्रंट सीट पर बैठे आजिल से मुखातिब हुए। जो हुक्म साईं सरकार। आजिल ने सर को हम दिया और शैस के आने की इतला दे देना। अगला हुक्म सादिर किया गया। जी ठीक है। आजिल ने फिर हुक्म बजा लाते हुए सर को खम दिया। क्लब से हॉस्टल तक का सफ़र खामोशी से गुजरा। ए भी खामोशी से ड्राइव करता रहा और रूही इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी वह हिफाजत हॉस्टल पहुंचने की दुआएं करती रही। सी यू फ्रेंड। एबी ने कार गेट के सामने रोककर रूही को देखा। रूही फ्रेंड के लफ्ज़ पर शॉक हो गई। क्यों, आप तो हम फ्रेंड्स हैं ना? एबी ने गोया तस्दीक चाही। इसने मुसाफा करने के लिए हाथ आगे किया। रूही ने महज सरस्बात में हिलाया, से हाथ मिलाकर मुसाफा किया। इसके कानों में अब तक धमाके की गूंज बसी थी। वो इस वक्त एबी से मजीद बहस करने की हालत में नहीं थी, इसीलिए दोस्ती का हाथ थामना मुनासिब समझा। बगैर कुछ कहे वो कार से उतरी और हील उतारकर नंगे पैर रविश पर चलने लगी। इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। वो बस जल्द अज जल्द कमरे में जाकर सोना चाहती थी। इस वक्त इसे आराम की अशद ज़रूरत थी। ए भी इसके हॉस्टल की इमारत के अंदर दाखिल होने तक वहाँ रुका और फिर जन करके कार चला दी। अपने अड्डे पर पहुंचकर इसने अपने गुंडों को मुतफक्किर किया। बॉस, वो क्लब नहीं उड़ाना चाहिए था, वो शेरशाह दादा की मलकियत था। गुंडों के लीडर ने डरते हुए अपना मौक़िफ़ बयान किया। ओह, क्या वाकई? एबी ने खुद को अनजान रखा। यस बॉस, जवाब दूसरे साथी ने दिया। एबी महजूज होते मुस्कुराया और सोफे पर बैठकर बारी बारी इन चारों को देखा। तो फिर इसे बहुत पहले उड़ना चाहिए था, बाएतमाद लहजे में कहते हुए एबी ने सोफे की पुश से तेक लगाई, उंगली थोड़ी पर रखी और टांग पर टांग जमाए पैर झिलाने लगा। इसके गुंडों के चेहरे पर हैरत की लहर दौड़ गई। अब तक तो दाऊदा को भी खबर मिल गई होगी बॉस। तीसरे आदमी ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। डर लग रहा है शेरशाह दादा से। ए भी एक आबरू उठाते हुए बोला। आपका नमक खाया बॉस, जान भी दे देंगे। लीडर ने हिम्मत मुतमज्जा करके अपनी यकीन दहानी करवाई। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका सिर्फ नाम शेरशाह है, वरना ना तो वो कोई शेर है और ना ही शाह। सिर्फ लोगों के डरने इसे डॉन समझते हैं, डॉन बना दिया है। जिस दिन लोगों का ये डर खत्म हुआ वो भीगी बिल्ली बन जाएगा। एबी ने इनका हौसला अफजाई की। वो सर इस्पात में हिलाते हिलाते एबी की वजाहत से मुतमईन हो गए, अपने काम में जट गए। एबी बालकनी में आ खड़ा हुआ। इसे शेरशाह के मुमकिन अमल का रद्द-ए-अमल सोचना था। एबी को एक एक करके सब गैंगस्टर्स को ख़त्म करके शेरशाह दादा तक पहुंचना था, लेकिन रूही के इस कदम के चलते इसने शेरशाह दादा के गिरबान में हाथ डाल दिया था। अब इसे अपने प्लान में नए तरगीबात सोचने थे। माजी नहीं, मैं तवाइफ नहीं हूँ।
मीराम की आवाज़ लरज गई। वो कॉलेज के बीचों बीच खड़ी इजहाद और इसके दोस्तों के मुतसखर का तमस्कुर का निशाना बन रही थी। झूठ, हमने खुद तुम्हें रेड लाइट एरिया में जाते हुए देखा है। अबीर भी अपनी भड़ास निकालने आगे हुआ। अगर तुम तवाइफ नहीं हो, प्रिशीला ताई के कोठे में क्यों गई थी? जिब्रान कैसे पीछे रहता? इसने भी मीराम की गिट कुश्ती में हाथ डाला। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, इतनी मासूम नील लेने एक लड़की और इस गंदगी से ताल्लुक रखने वाली। इजहार ट्रांस में गोया इसके करीब आया। मीराम के शफाफ चेहरे को देखकर एक पल को इसका दिल डगमगा गया। वो वाकई इसके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन अगले ही पल खुद को कंपोज करते हुए नजरें चुराकर मुड़ गया। इसलिए इसलिए मैं रात को दोबारा इस गली में आया था और खुद तुम्हारी वहां रिहाइश की तस्दीक की। क्यों मेरू? इसने मेरू के लफ्ज पर जोर दिया और पलट कर नफरत भरी निगाहों से मीराम को देखा। मैं वहां रहती जरूर हूँ, पर मैं तवाइफ नहीं हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करती। मीराम अपनी सफाई देती आबीदा हो गई। गेट के पार मीराम का तमाशा बनता देख गुलाबों की आंखें भी भीगने लगी थी। हाँ, मैं तवाइफ नहीं हूँ। तुम तो वो कॉल गर्ल हो जो शहर में घूमती हैं और अपने लिए अमीर ग्राहक तलाश करती हैं। अबीर का एक और इल्जाम जो मीरान को मन नो मिट्टी तले दफना गया। ऐसी लड़कियों के लिए तो कॉल गर्ल का नाम ही छोटा है। प्रोस्टिट्यूट कहना ज्यादा ठीक रहेगा। जिब्रान ने हद पार कर दी थी। मीराम, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मिल गया तुम्हें? पैसे चाहिए थे तो बोल देती, मैं भीख के तौर पर दे देती। पर ऐसे हमारे कॉलेज का नाम बदनाम किया तुमने। अनाबिया को शौक से बाहर आने में कुछ वक्त लगा। मैं सच कह रही हूँ अनाबिया, मैं तवाइफ नहीं हूँ। मैं कोई कॉल गर्ल भी नहीं हूँ। मेरी माँ वहाँ रहती है इसलिए। इसकी बात मुकम्मल नहीं हुई कि अभी ने इस्तेज़ाइया हंसा। लो सुन लो, सिर्फ ये नहीं, इनकी तो माँ भी धंधा करने वाली हैं। वो हाथ चारों तरफ घुमाते मानो सबको अहम इंकशाफ की जानिब से मुतवज्जा करने लगा। इसाद अब खामोश खड़ा था। वो अपने दोस्तों को मीराम पर बेदर्दी से जुमले कसता सुनता रहा। मीराम हमा वक्त सर नफ़ी में हिलाती इनके जहर खंत बातें बर्दाश्त कर रही थी। साहिल इस दौरान खामोश था। न जाने क्यों इसे सब ठीक नहीं लग रहा था। इसने इजहाद को रोकना चाहा था जब इसके समातों में मीराम विपरीत शेरनी मानित की आवाज पड़ी। बस, बहुत हुआ, अब कोई लफ्ज नहीं बोलेगा। मीराम के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। क्या जानते हो तुम लोग मेरे बारे में? हाँ, और रहा सवाल तवाइफ होने का, तो कोई भी औरत अपनी मर्जी से तवाइफ नहीं बनती। कोई मजबूरी से तो कोई जबरदस्ती से इस पेशे में धकेली जाती है। मीराम एक एक की नजरों में देखकर हकायक से रोशनास करवाने लगी। मेरे किरदार पर सुरबान उठाने वालों, तुम लोगों का अपना कौन सा किरदार है? अरे रेड लाइट एरिया के सारे कोटे तुम जैसे शरीफ अमीर जादों से ही तो आबाद हैं। तुम में से हर दूसरा मर्द अपनी हवस पूरी करने रेड लाइट एरिया में ही तो जाता है, और सबूत तुम लोगों के सामने है। जैसे मैं बन गई। इस कोठे का नाम भी मालूम है जहां मैं रहती हूँ? मीराम ने एक ही सांस में इनको चुप करा दिया। इसके आखिरी जुमले पर जिब्रान का चेहरा सुर्ख हो गया। हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है। जब अल्लाह अपने बंदे के ऐब छुपाता है, इसे रुस्वा नहीं करता। फिर किसी ने हक दिया है तुम लोगों को किस किस सूरत पर, शख्सियत पर, जिन्स पर सवाल उठाना? ना ही तुम्हें अच्छा मुसलमान बनाता है, ना ही अच्छा इंसान। इसके रुखसार बीत चुके थे, लेकिन हिम्मत अवस बरकरार थी। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि एक तवाइफ की बेटी तवाइफ ही बनेगी? एक मजदूर का बेटा कचरा ही उठाएगा? एक ख्वाजा सरा का बेटा सिर्फ नाचेगा? क्यों हम मुस्लिमों को जीने का हक नहीं देते? क्यों आगे बढ़ने से रोका जाता है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारे दिल नहीं होते? हमें महसूस नहीं होता? इसने गला अमेज निगाहों से गिला अमेज निगाहों से सबको देखा। मैंने क्या गलत किया? सिर्फ पढ़ लिख कर कुछ बनना ही चाहा है? क्या गुनाह कर लिया? अगर मैं पढ़ लिख कर कुछ बनकर रेड लाइट एरिया की गलाजा से लड़कियों को निकालना चाहती हूँ, क्या बुरा कर लिया मैंने? अगर मैं इन्हें इज्जत की कमाई दिलाना चाहती हूँ, वो बेबस होने लगी। किरदार खुशी तो सब कर लेते हैं। कभी इस गली की किसी औरत ने इसके दिल का हाल पूछा? कितने गम छुपाए होंठों पर मुस्कुराहट से जाए वो तुम जैसों की तस्कीन की खातिर खुद को तबाह कर रही है, और मुझ जैसे वहां पैदा होने वाला हर बच्चा तुम जैसे बिगड़े मीरजादों की अयाशी का नतीजा है। वो सांस लेने रुकी और हाथ की पुश्त से आंसू साफ किए। मेरा हमेशा अम्मा से गिला रहता कि वो मुझे क्यों सबसे दूर रखती है, तो वो कहती कि मैं सबसे अलग हूँ। आज समझी, मैं वाकई सबसे अलग हूँ। कम से कम तुम मुझ में मुनाफकत नहीं है। मैं शराफत का ढोल नहीं पीटती। मैं किसी का किरदार का निशाना नहीं बनाती। मैं अपनी खामियां छुपाने दूसरों को इल्जाम नहीं लगाती। मैंने नहीं चाहता था कि मैं कोठे में पैदा हो जाऊं, पर मेरी किस्मत ही ऐसी है, तो मेरा क्या कसूर? मीराम की आवाज में अफसुर्दगी दर आई। अगर शरीफ और अमीर लोग तुम जैसे होते हैं तो लानत भेजती हूँ मैं ऐसी शराफत और दौलत शोहरत पर। मैं गरीब और कोठे में रहने वाली ही ठीक हूँ। कम से कम मेरी माँ ने मुझे किसी का दिल दुखाना तो नहीं सिखाया। मुझे किसी की किरदार कुशी करके इसका दिल आजारी करना तो नहीं सिखाया। मुझे
बारसोख और गरीब मस्कीन की तफरीक नहीं सिखाई। मेरे लिए मिनिस्टर का बेटा भी इंसान है, मजदूर का बेटा भी। सबको इस मिट्टी से बनाया गया और मरकर इसी मिट्टी में दफनाया जाएगा। आंसुओं का रेला फिर से जल्दी जारी हो गया। और किस बिना पर तुम लोग मुझे तवाइफ, कॉलगर, प्रोस्टिट्यूट जैसे नाम दे रहे हो? क्या तुम में से किसी ने मुझे नाचते देखा है? क्या मुझे किसी गैर मर्द की बाहों में देखा है? नहीं ना, फिर कैसे मान लिया कि मैं धंधा करती हूँ? ये सवाल इजहात से था, पर मीराम इसे देख नहीं रही थी। इजहात लब दांतों में दबाए अपने इस्तराब को काबू रखने की कोशिश करने लगा। इसे एहसास हुआ बदले की आड़ में मीराम को बहुत अजियत दे गया है। अगर ऐसा है तो हर औरत में एक तवाइफ छुपी है। छुप छुप कर लड़कों से राब्ते करने वाली हाई क्लास की लड़की भी एक तवाइफ है। ऑफिस में अपने बॉस के साथ ताल्लुक रखने वाली सेक्रेटरी भी तवाइफ है। मेल प्रोफेसर को देखकर दिल में आहें भरने वाली स्टूडेंट भी तवाइफ है। घर के मालिक को जी भर कर हसरती निगाहों से देखने वाली मेड भी तवाइफ है। मीराम की हकीकत पर सब ने सर झुका लिया। और यही नहीं, सेक्रेटरी से टच होकर गुजरने वाला बॉस अपने ऑफिस में बुलाकर बेतुके सवाल करते सरिता पैर स्टूडेंट को देखने वाला प्रोफेसर, कंबल के नीचे फहाश वीडियोस देखने वाला टीनेज लड़का, हत्ता के सौदा देने के बहाने से औरत के हाथ को पकड़ने वाला दुकानदार, सब बद किरदार हैं। सबके किरदार मैले हैं। यहाँ कोई मर्द कोई औरत पारसा नहीं है। वो सर्द सांस खारिज करते रह गई थी। यहाँ तक कि अब तो हमारे मुल्क में हम जिन्स परस्ती और खुले आम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लॉन्ग लॉन्ग रिलेशन में रहना भी आम होता जा रहा है। ये सब तो नया दौर, नया ज़माना लगता है। लिबरल सोच लगती है। सिर्फ तवाइफ ही को गंदा और नाजेबा कहा जाता है। धंधा करने को फिर भी पेशा तस्वुर किया जाता है। तवाइफ का भी कोई स्टेटस होता है। इसे लोगों को क्या नाम दोगे तुम शरीफजादे? मीराम ने हूँ हाँ करते सबको देखा। इसहात समेत सब खामोश थे। गुलाबों से ऐसे मजीद तकलीफ में नहीं देखा गया। वो अपने अंदाज में गले में लिया दुपट्टे को साइड पर गिरा बांधती मीराम के पास आई। रहने दे मीराम, ये बेहिस लोग हैं। इनके पास दौलत शोहरत बहुत है, लेकिन एहसास नहीं है। इंसानियत के दुश्मन है, अकल नहीं है, गरूर के पुजारी हैं। खुद से कमतर लोगों को तजलील करने से इनको अपने आप बहुत महान लगता है। इनके सामने अपने कीमती आंसू जाया मत कर। चल यहाँ से। गुलाबों ने मीराम का हाथ थामा और इसे साथ बाहर ले जाने लगी। मीराम आंसू पोंछकर बेकदम मुंह से मुड़ी और इसके साथ चलने लगी। मेन गेट के करीब जाते वो एक एहसास के तहत रुक गई। इसने गुलाबों से अपना हाथ छुड़ाया और सपाट अंदाज में वापस मुड़कर इजहार की जानिब गामजन हुई। अब की बार रूबरू होकर इजहार की आंखों में शर्मिंदगी थी और मीराम की आंखों में गुस्सा। इसने अपना हाथ हवा में बुलंद करके पूरी कुव्वत से इजहार को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। चटाख की आवाज के साथ इसका रुख बाईं जानिब को झुक गया। थप्पड़ की गूंज इतनी ऊंची थी कि कॉलेज की इमारत में टकरा कर फिजा में महवल हो गई। सब दंग रह गए। अबीर फटी नजरों से मीराम को देखते इस पर जवाबी वार करने आगे हुआ, पर इजहार ने इसे आगे अपना बाजू फैलाकर इसे रोक दिया। अपने गाल पर हाथ रखे इजहार सीधा हुआ। मीराम ने झुककर इसके कदमों में पड़ा स्कार्फ उठाया। आइंदा किसी के हिजाब की बेहुरमती मत करना। मिनिस्टर के बेटे होगे तुम अपने घर में। मिस्टर इजहार, तुम्हें हिजाब की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। ये अल्लाह के अहकामात में से है। पर्दा करना हर औरत पर फ़र्ज़ है, हवा वो किसी भी जगह से किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखती हो। तुम्हें कोई हक़ नहीं है अल्लाह के अहकामात की बेहुरमती करने का। इस रब कायनात के आगे तुम्हारी चूंटी जितनी औकात भी नहीं है। मीराम ने घुर्राते हुए इसे इसकी असलियत दिखाई और स्कार्फ सर पर लेती चेहरे पर निकाब की सूरत ओढ़ लिया। सब कहते हैं ख्वाजा सराओं की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, लग जाती हैं, पर मैं कहती हूँ किसी भी मासूम दिल की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। हर दिल में अल्लाह बसता है और जब इसका अजाब नाजिल होता है ना, तो अच्छे अच्छों को की बुनियाद हिला कर रख देता है। डरो इसके कहर से जालिमो। वो इन्हें अल्लाह का खौफ दिलाते वहाँ से रवाना हो गई। गुलाबो अपने फूल की टोकरी उठाए इसे कॉलेज की रोड से दूर दूसरे चुरंगी पर ले आई। इसे एक दरख्त के पास बिठाकर वो करीब की बेकरी से पानी लेने गई। मीराम की आंखें रो रो कर सूज गई थी। चेहरा उदास और लब सहरा के प्यासे जैसे खुश्क।
इसे इजहार से इस तजलील की उम्मीद नहीं थी, लेकिन छूट हमेशा इसी जगह से लगती है जहाँ से इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया हो। इसकी सोचों का तसलसल गुलाबों की आवाज़ ने तोड़ा। मीराम ने इसके हाथों से पानी की बोतल ली और आधा पानी पीकर आधा अपने चेहरे पर डालकर हकीकत को तस्लीम कर लिया। हम जैसे हसास लोगों को कोई नहीं समझ सकता, हमें सिर्फ जज किया जाता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारे लिए बस आजमाइशें होती हैं। हम जो हासिल करना चाहते हैं वो ला हासिल रहता है। अगर कभी खुलकर हंसे तो बदले में आंसू दिए जाते हैं। हमें कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, सिवाय दुख और तकलीफ के। हम जैसे लोग सारी उम्र घुट घुट कर खुद से लड़ते लड़ते गुजार लेते हैं। गुलाबों के दुख ताज़ा हो गए थे। पता है गुलाबो, मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई मुझे गमगीन समझकर, लाचार और बेचारी जानकर मुझ पर तरस खाए। इसलिए मैंने कभी किसी से अपने खसारों का, तकलीफ़ का, परेशानियों का जिक्र भी नहीं किया। कुछ गम बताने से हल्के नहीं होते, बल्कि हरे होकर रसने लगते हैं। ये तो मैं जानती थी कि जब दुनिया वालों को मेरी रिहाइश का पता चलेगा तो ऐसा बर्ताव करेंगे, पर ये कभी नहीं सोचा था जिस पर मैंने एतमाद किया वो ही रुसवा कर देगा। मीराम का सदमा हुआ था। जो होता है इंसान की भलाई के लिए होता है। अब तक तुझे सबकी असलियत पता चल गई है ना, अब सिर्फ अपने आप पर फोकस कर। अब तू डबल अच्छा पढ़, इनके लिए कुछ कर जो तेरे अपने हैं, और हाँ, मेरे तबके के लिए भी आवाज़ उठाना। गुलाबों ने इसके नए सिरे से उम्मीद बांधी। ज़रूर, मीराम ने वादा किया। वो खस्ता हाल घर पहुंची तो अम्मा इसे देखकर परेशान हो गई। शीला ताई और बबली नए कपड़ों का ऑर्डर देने पहले से कमरे में मौजूद थीं। ये क्या का हाल बनाया हुआ है मेरू, क्या हुआ? कहीं गिर गई थी क्या? इसके मिट्टी लगे स्कार्फ को हाथ से झाड़ते अम्मा इसे अंदर लाई। मीराम, तो ठीक तो है, कहीं चोट तो नहीं लग गई? शीला ताई भी फिक्रमंद हुई। ज़ाहिरी तो नहीं, अलबत्ता अंदरूनी चोट ज़रूर लगी थी इसे। इसका दिल टूटा था, इसका एतमाद कुचला गया था, इसके वह पैरों तले रूंध गए थे। कसूर बस इतना था कि वो कोठे से मुंसलिक एक कमरे में रहती थी। सब खत्म हो गया माँ, सब कुछ खत्म हो गया। वो ट्रांस में बोलती फर्श पर बैठती चली गई। निकाब हटाकर इसका रोता सुख चेहरा देख अम्मा परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ। अपने मनपसंद शख्स से अपनी तजलील का फ़ायदा होता है कि फिर सारी उम्र किसी से तजलील होने के लिए वो जज्बात पैदा नहीं होते। इजहाद ने मीराम के इन जज्बातों को दफन कर दिया था। ये क्या कह रही है? अम्मा ने इसे कंधे से थामकर इसका रुख अपनी जानिब किया। तुम मुझे इस गंदगी से बचा कर रखना चाहती थी। तुमने हमेशा मुझे यहाँ की हवा लगने से भी दूर रखा, पर अम्मा, इस कीचड़ की चींटें मेरे दामन पर लग गईं। बेकसूर होकर भी मैं लोगों की नज़रों में गुनाहगार बन गई हूँ। इंसान बेदाग हो तब भी इस पर दाग लगाने वाले हजार होते हैं। लग गया दाग, छुप गया मुझ पर, छप गया मुझ पर तवाइफ का नाम। मीराम हाथों में चेहरा छुपाए रोने लगी। मीराम, साफ साफ बता क्या हुआ है, मेरा दिल डूब रहा है। इससे घुमा फिरा कर बात ना कर। अम्मा ने इसका बाजू झंझोड़ा। मीराम ने आंसू पहुँच कर गीली सांस अंदर खींच कर खुद को नॉर्मल किया। कॉलेज में हुआ पूरा वाकया मनोवन अम्मा और शीला ताई के गोश गुजार कर लिया। अम्मा का रंग जद पड़ने लगा। इन्होंने मीराम को सीने से लगा दिया। सत्यानाश हो इसका, आग लगे इसकी काली जुबान को, अल्लाह पूछेगा इन सबको। तुम रो मत, किसी के कहने से कोई तवाइफ नहीं बन जाती। अम्मा इस हाथ इसके दोस्तों को कोसने लगी। मीराम को खुद से लगाए इसकी पेशानी पर भरोसा देते अम्मा ने इसे तसल्ली दी। अल्लाह जानता है, हम सब गवाह हैं, मेरी बच्ची कितनी पाक है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जाकर देखती हूँ इन लफंगों को। अम्मा ने नई तजवीज़ सोची। नहीं अम्मा, तुम कभी भी कॉलेज नहीं जाओगी, तुम्हें मेरी कसम है। इनके लिए मैं अकेली काफ़ी हूँ। अभी मैं इतनी बुज़दिल और कमज़ोर नहीं। वो लोग मेरा इरादा किसी कभी पर्स से पुश नहीं डाल सकते। इनको मैं खुद ही देख लूँगी। पर तुम वहाँ नहीं जाओगी। मीराम उंगली उठाकर तंबी करते हुए अम्मा के आगोश में अलग गई। इसे कहीं ना कहीं खौफ था कि अबीर और जिब्रान अम्मा को भी तजलील करेंगे, इसलिए वो कतई अम्मा को कॉलेज जाने पर राज़ी नहीं थी। अच्छा ठीक है, नहीं आती मेरी बहादुर बच्ची। अम्मा की फलूकत मीराम की बात से काने होना मुनासिब लगा। ऐसा क्यों होता है जो जितना सच्चा हो इसे इतनी तकलीफ मिलती है? मीराम घुटनों के गिर्द बाजू का हल्का बनाए इस पर रुखसार रखे गोया हुई। कसूर तेरा नहीं, नज़रों का है। ये फितरी अमल है कि जो नज़र को अच्छा लगे वो दिल में उतर जाता है। किसी को चाहना गुनाह नहीं है, किसी को ख्वाहिश करना, ख्वाब देखना गलत नहीं है। पर वो कहते हैं ना कि मोहब्बत भी इससे होती है जो नसीब में ना हो। इस तेरे नसीब में नहीं है, इसलिए शुक्र कर अल्लाह ने वक्त रहते तुझे इसकी असलियत दिखा दी। शब्बों ने समझाते हुए इसके सर पर हाथ फेरा।
मोहब्बत एक तरफ़ा हो सकती है मीराम, समझौता और कुर्बानी भी एक तरफ़ा हो सकती है, लेकिन इज़्ज़त दो तरफ़ा होना चाहिए। ये कभी एक तरफ़ा नहीं हो सकती। वो किसी माहिर प्रोफेसर की तरह सबक दे रही थी। मीराम ने भीगी आंखों से इसे देखा। इजहार जब तुझे इज़्ज़त नहीं दे सकता, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, फिर मोहब्बत का क्या चार डालना है? और वैसे भी तुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, पर ख़ुद को अकेला मत समझ, हम सब तेरे साथ हैं। खुशबू ने शबो ने इसका हाथ थामा। मीराम ने खुश होते सर आसमान में हिलाया। अम्मा और शबो की बातें इसके जख्मी दिल पर मरहम की माने लगी थी। इंसान सब कुछ बुला सकता है, पर अपनी बेकदरी और बिना वजह तस्लील नहीं। मीराम ने इजहार के आज के रवैये को याद करते इसे दिल से निकालने का फैसला किया। मुश्किल ज़रूर था, मगर नामुमकिन नहीं। इसने सब्र का दामन थामा। सब्र की तलखी इंसान को तकलीफ दे सकती है, लेकिन जब मुआवजा मिलता है तो इंसान भूल जाता है कि इसे किस चीज़ ने दुख दिया था। माजी कॉलेज से वो चारों समुंदर किनारे आ गए। शाम के वक्त ठंडी हवाओं ने फिजा को पुरतइश बना दिया था। ये अच्छा नहीं किया तुम तीनों ने। साहिल दस्त बैग कमर खड़ा इनको देखने लगा। एक दफ़ा हकीकत की जांच पड़ताल कर लेते। बस सुनी सुनाई बातों को मानकर इतना तमाशा बनाया इस बेचारी का। कितनी ब्राइट स्टूडेंट है। इज़ाद को भी पीछे छोड़ दिया पिछले सेमेस्टर में, और तुम लोगों ने इसका किरदार कुशी की कोई कसर नहीं छोड़ी। इसने हूँ हाँ करते सर झटका। प्लीज़ यार, पहले ही वो इतना सुना गई है, अब तुम मज़ीद दिमाग ख़राब मत करो। अभी जिच हुआ। राइट। और तुम क्यों इतनी हमदर्दी जता रहे हो? जिब्रान का पारा भी आसमान को छूता हुआ मिला। मैं तो बस हकीकत बयान कर रहा हूँ यार। कम से कम इससे मिलकर पूरी हकीकत तहकीक कर लेते, ना कि इस तरह भरे कॉलेज में रुस्वा करना। साहिल ने इनकी सवालों पर मजीद वाज़ेह किया। इजहार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इसने मुड़कर बाइक पर टेक लगाए पुरसोच अंदाज में इजहार को मुखातिब किया। वो दिन भर से खामोश था। मीराम की बेइज्जती कराकर वो अपनी नज़रों में गिर चुका था। बार बार इसका नंगा सर, आंसुओं से लबरेज स्याह आंखें और अपनी सफाई देने वाले फड़फड़ाते गुलाबी होंठ इजहार की यादों के पर्दे पर लहरा रहे थे। ये क्या बोलेगा? इसे तो बहुत जोर की पड़ी है। देख गाल अब तक सुर्ख हो रहा है। जिब्रान ने मसनूई हमदर्दी दिखाते अपनी हंसी दबाई। इजहार सीधा हुआ तो जिब्रान इसे झड़प से बचने अबीर के पीछे चुप गया, पर इजहार ने जिब्रान को फ़कत तंत नज़रों से घूरने पर इत्तफा किया और बाइक पर सवार हो गया। मैं घर जा रहा हूँ, तुम तीनों भी चुपचाप अपने घर चले जाओ, और आज के बाद इस मौजू को ज़ेर बहस न लाना। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुका नहीं था। इनका जवाब सुने बगैर इसने जन के साथ बाइक चला दी। घर आकर इजाज सीधा कमरे में जाकर बंद हो गया। न इसने शाम की चाय पर बाहर आना गवारा किया, ना ही खाने के लिए जाने की जहमत की। पाँव की कैंची बनाए वो सीने पर हाथ बांधे पैर दराज किए बैठा सामने दीवार को घूर रहा था। मीराम का मासूम रोता चेहरा वो चाह कभी नहीं बुला पा रहा था। अब तक तो वो सिर्फ इसके दिल में बसी थी, पर आज सर पर भी सवार हो गई थी। इसकी स्याह काजल भरी आंखें से बहते आंसू, इसके गुलाबी होंठ जो चीख चीख कर अपनी पाकीज़गी बयान कर रहे थे, इसके बेगुनाह दिल के टूटने की गूंज इस हाथ को तकलीफ में मुब्तला कर रही थी। वो ये मुतय्यन नहीं कर पा रहा था कि इसे ज़्यादा तकलीफ मीराम की नज़रों में गिरने की है या सबके सामने इसके हाथ थप्पड़ मारने की। उफ, ये क्या हो गया मुझसे? अपनी गलती पर पछताते हुए इसने हंकारा भरा। दूसरी जानिब मीराम रात होने तक कुछ संभल चुकी थी। अपना हिजाब इसने धोकर इस्त्री करके कल के लिए तैयार हैंगर में लटका दिया। कल की क्लास की किताबें और असाइनमेंट वो बैग में डाल रही थी जब इसकी समातों में अम्मा की आवाज़ पड़ी। रख दो ये बैग, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी। बस हो गई पढ़ाई, कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों से जलील लोगों में फिर से जाने की। अम्मा ने इसके हाथ से बैग झपटपा। नहीं अम्मा, अगर मैं नहीं गई तो इनको लगेगा मैं झूठ बोल रही थी। मेरा कॉलेज ना जाना इनके तसव्वुरात को हकीकत का रूप दे देगा। मीराम ने अम्मा को हाथ पकड़कर इन्हें अपने पास बिठाया। मैं जाऊंगी, दिल लगाकर पढ़ूंगी और यह सेमेस्टर भी इनको टॉप करके दिखाऊंगी। मीराम के अज़म पर इरादे और बाएतमाद लहजे ने अम्मा को गुस्से पर घड़ों पानी डाल दिया था। पर अब वो आते जाते सुनाएंगे, ताने देंगे, परेशान करेंगे। अम्मा की दिलजोई तशवीश कम ना हुई। तो सुन लूँगी 3-4 बातें। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, आपकी बहादुर बेटी हूँ। इनका जवाब पत्थर से दूंगी। इनकी पलकें झपका कर अम्मा को तसल्ली दी थी। अम्मा ने इसके हाथों को होंठों से लगा लिया। सुबह मीराम कॉलेज में दाखिल हुई तो सबकी हैरत भरी नज़रें इस पर गर्दिश करने लगी। शायद किसी को इसकी आमद की तवक्को नहीं थी, लेकिन वो इनके हालात के बरक्स इसी एतमाद से चलते क्लास में दर आई। क्लास में दाखिल होते हुए इसने इजहार का सामना हुआ, पर वो इसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई। इजहार ने भी इसे देखने की कोशिश नहीं की। वो फिल वक्त इससे दूरी इख्तियार किए रहा।
जब वो सीट पर जा बैठी, इसके दाएं बाएं आगे और पीछे से स्टूडेंट उठकर दूसरी सीटों पर तशरीफ फरमा हुए। उफ, ये देखकर मेराम का दिल भर आया, लेकिन ये इसके अकेले का सफ़र था और कल के बाद तो इसे किसी से भलाई की उम्मीद बाकी भी नहीं रही थी। वो बाकियों की तरह तर्ज अमल को खातिर में ना लाते अपनी किताब खोलकर सबक दोहराने लगी। पहली क्लास तो अच्छे से गुजरी। दूसरी क्लास में प्रोफेसर अकील ने मेराम को बाहर जाने का हुक्म सादी किया। पर क्यों सर, मेरी क्या गलती है? आप मुझे क्लास से क्यों निकाल रहे हैं? मेराम को इनका रवैया खटका। क्योंकि बकाया क्लास तुम्हारी मौजूदगी में नहीं पढ़ सकती, वो तुम्हारे होते हुए ध्यान नहीं दे पाएगी। प्रोफेसर ने करहट बड़े लहजे में सफाकी से जवाब दिया। पर यह गलत है सर, मैं भी इनके ही बराबर फीस देती हूँ। कितनी मुश्किलों से अपना पेट काट कर मैंने सेमेस्टर फीस जमा करती हूँ। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। मेरे लिए एक क्लास छोड़ना भी बहुत बड़ा ज़िया है। मिराम ने इन्हें अक्ल करने की कोशिश की। ठीक है, अभी फैसला हो जाएगा, प्रोफेसर साहब कहते हुए बाकी स्टूडेंट्स की जानिब मुतवज्जा हुए। कौन कौन चाहता है ये क्लास अटेंड करे? बुलंद आवाज़ सवाल करने पर उन्होंने बारी बारी सबको देखा। मिरान ने भी क्लास में नज़र दौड़ाई। साहिल हाशमी के अलावा किसी का हाथ ऊपर नहीं हुआ। हत्ता के इजहार भी शर्मिंदा हुए, इसके बावजूद इसकी दफ़ा नहीं कर पाया। और कौन कौन चाहता है क्लास से आउट हो जाए? सर का जुमला भी मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि सब में खलबली मच गई और सब हाथ उठाकर हामी हुए। इजहार के हाथ अभी ने ज़बरदस्ती उठवा लिया था। हो गया फैसला, अब आप जाती हैं या मैं चला जाऊं? प्रोफेसर ने तंजियाज़ाद ने मेराम को कहा। ये टीचर्स होते हैं, तोबा। वो लरसते हाथों से अपना बैग समेटकर बेबसी से सबको देखती उठी और क्लास से बाहर जाने लगी। और हाँ, बाकी प्रोफेसर्स का तो नहीं पता, पर तुम आइंदा मेरी क्लास में नज़र ना आना। मेराम ने प्रोफेसर की बेलचक और सपाट आवाज़ सुनी। वो रुकी नहीं, पर दरवाजे पर पहुंचकर एक पल को इसके कदम जमे गए। इस हाथ ने इसकी स्याह आंखों में आता पानी बखूबी देख लिया था, लेकिन वो रोई नहीं। जल्द अपने आप को संभालते हुए दरवाजे के पार निकल गई और प्रोफेसर अकील ने लेक्चर का आगाज़ कर दिया। मीराम क्लास से निकलकर सीधे लाइब्रेरी आ गई थी और 1.5 घंटा वहीं बैठ खुद प्रोफेसर अकील के पुराने लेक्चर्स को ध्यान में रखते आगे का सबक पढ़ने लगी। आई एम सॉरी मीराम, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह तुम्हारी हेल्प करूं। कल भी मैंने इस हाथ अबीर और जिब्रान पर बहुत गुस्सा किया। मुझे इनके मंसूबे का कतई इल्म ना था, वरना ऐसा नहीं करने देता। साहिल क्लास के बाद फ़ौरन इसके पास आया, हमदर्दी से वजाहत करने लगा। इट्स ओके साहिल, ये दिन देखना मेरी किस्मत में लिखा था। अल्लाह ने मुझे दिखाना था कौन मेरे साथ किस तरह पेश आएगा, कौन कितनी इंसानियत रखता है। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, मेराम ने बाइतमाल लहजे में जवाब दिया। साहिल की हमदर्दी न झूठी थी न दिखावा। मैं तुम्हें प्रोफेसर अकील के नोट्स दिया करूँगा और लेक्चर भी समझा दिया करूँगा। तुम रोज़ ब्रेक टाइम मुझे ही मिलना। अपने तहत साहिल ने मीराम की मदद का दूसरा हल निकाला। थैंक्स। मीराम मशकूर हुई और वो दोनों अगली क्लास लेने चल पड़े। कॉरिडोर में चलते हुए साहिल का हाथ पकड़कर अनाबिया ने इसे रोक लिया था। ये क्या कर रहे हो तुम? पूरी क्लास इसके खिलाफ है और तुम इसके हमदर्दी जता रहे हो। वो बिना मौका और जगह की नज़ाकत देखे बुलंद आवाज़ में गोया हुई। क्यों इसके खिलाफ है सब? क्या कसूर है इसका? पढ़ लिख कर इज्जत से जीना चाहती है, बस इतना ही। कोई अपनी मर्जी से कोटे पर पैदा नहीं होता, वो मजलूम है। साहिल के चेहरे पर सख्ती दर आई। इतनी हमदर्दी, इतना साइड तो तुमने कभी 3 साल की दोस्ती में मेरी नहीं ली। कहीं वो फ्री में तुम्हारा दिल तो नहीं बहला रही? अनाबिया ने आपस का रिश्ता याद करते तंजीन कहा। शट अप अनाबिया, तुम हद बढ़ रही हो। साहिल ने इसे अपना हाथ छुड़ाकर दांत किचकिचाए। ओह, समझ गई, बेचारी की मजलूमियत तुम्हारे दिल में घर कर गई है। अचानक से साहिल हाशमी मासूम के लिए ढाल बन गया है। मेरी मोहब्बत नज़र ही नहीं आ रही, पर इसके मगरमच्छ के आंसू नज़र आ रहे हैं। अनाबिया ने गुलूगीर होते इसे धक्का दिया। आंसू बह जाने से रुकती वो मुखालिफ सिम भाग गई और साहिल इसे पुकारता रह गया। 1 हफ्ता यही मामूल चलता रहा। इजहाद और मेराम एक दूसरे का सामना करने से कतराते रहे। वो इतवार का दिन था। सब घर वालों ने पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया था। ज़ोहर और अथर भी शिरकत करने पहुँचे। बीजान को चूँकि तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए उन्होंने घर पर रुकने का इत्तफाक किया। इज़हाद का कतई कहीं जाने का दिल नहीं था। वो बीजान की तीमारदारी करने के बहाने से जाने से इनकारी हो गया। क्या हुआ मेरे बच्चे को? इतना चुप चुप क्यों है? ना कोई मस्ती, ना कोई हंसी मजाक, सब ठीक तो है ना? बीजान हस्बे मामूल शाम की चाय पीकर लॉन के झूले पर बैठी थी। इस हाथ इनकी गोद में सर रख के आंखें मूंदे बालों में बीजान की हल्की मसाज से पुरसकून हासिल कर रहा था। जब बीजान ने इसे मुखातिब किया,
बीजान, अगर कोई गलती हो जाए, आप किसी के हाथों किसी का दिल टूट जाए तो क्या करना चाहिए? इजहार ने बंद आंखों से ही सवाल किया। बीजान ने समझने के अंदाज में सर को जंबिश दिया, फिर इजहार का सर उठाकर सामने किया। वो कई रातों से शब्बे बेदारी के बायस सुर्ख आंखों से इनकी रोशन चेहरा देखने लगा। अगर तो दिल जानबूझकर तोड़ा है, फिर तो आप सज़ा के हकदार हैं। दिल किसी का भी हो, वहाँ अल्लाह बसता है। किसी ने एक मरतबा ही कलमा पढ़ा हो तो इसे जानते बूझते तकलीफ देना गुनाह है और अल्लाह के यहाँ इसकी पकड़ होगी। बीजान प्यार से लाडले पोते को समझाने लगी। अगर हम किसी की ज़िंदगी का फूल नहीं बना सकते तो कांटा भी नहीं बनना चाहिए। बीजान सांस लेने रुकी। उन्होंने इजाद की जानिब देखा। वो सर झुकाए गहरी सोच में बैठा था। पर अगर आपने जानबूझकर ऐसा कुछ ना किया हो, अनजाने में किसी का दिल तोड़ दिया हो, किसी को गलती से कुछ कह दिया हो और आपको अपने किए का पछतावा हो, तो माफ़ी मांग लेना सबसे अफजल है। बीजान ने इसे नई उम्मीद जगाई। क्या वो माफ़ कर देंगी? इस हाथ को अपनी आवाज़ खाई में से आती सुनाई दी। ये तो तकलीफ़ की नोयत पर मुनसर है। अगरचा इसे इस सदमे से निकलते वक्त लगे तो शायद फ़ौरन इसे माफ़ ना कर पाए, पर माफ़ कर देना, दरगुजर करना तो अल्लाह का पसंदीदा फ़ेल है। अगर इसे इस बात का एहसास था तो वो एक दिन ज़रूर माफ़ कर देगी। तो हमारा काम इसे माफ़ी मांगकर अपने किए का मदावा करना है, बाकी अल्लाह तो तवक्कल छोड़ दो। बीजा ने इसका शाना थपथपा। इस हाथ फीका मुस्करा दिया। हाल दुबई शहर के इस 21 मंजिला खूबसूरत इमारत में वो संगमरमर का बिना ऑफिस, जिसके अंदर बनावट जदीद तरीन संगे और शीशे से बनी थी। दाखिली दरवाजे से अंदर जाते ही एक सेंट्रल फवारा जिसके चारों समेत लाइट्स लगी थी, वो अरबी नकाशी से दीवारों की सजावट की गई थी। बाईं जानिब ऑफिस एरिया था और दाईं जानिब रेस्ट एरिया। बड़े से स्विमिंग पूल के सामने रेगिंग चेयर और नरम सोफे बिछे थे। शेरशाह दादा जैसे अंडरवर्ल्ड का बादशाह कहना गलत ना था। एक नरम आरामदेह चेयर पर नीम बरहना दराज किए हुए हाथों के दाएं बाएं फैलाए वो अपनी दोनों मिस्ट्रेस से बाजू मसाज करवा रहा था। एक मुलाजमा तेल लगाती इसके पट्टों और टांगों की मालिश कर रही थी। इसका सेक्रेटरी सूटेड बूटेड तैयार परेशानी के आलम में रेस्ट जोन में दाखिल हुआ और हाथ बांधे खड़ा हो गया। ये शेरशाह दादा के मसाज का वक्त था और इसके आराम में खलल की हिम्मत नहीं कर पाया। इनकी एक रखेल ने इनके बाजू पर चलती अपनी उंगली रोकी और झुककर शेरशाह दादा के कान में सरगोशी की। ये हिम्मत और इनके आराम में खलल डालने का शर्फ सिर्फ इनकी पहली रखेल को हासिल था, जबकि दूसरी नई आई थी। इसे अभी तक इतनी रसाई हासिल नहीं हो सकी थी। सेक्रेटरी की आमद का सुनकर उन्होंने अपने ग्रे कलर बजुई आंखों खोली। 50 से 55 साल वो मर्द अकेला 10 जवान और तवाना मर्दों के बराबर था। इसका कसरती जिस्म, बजुई ग्रे आंखें, शातिर दिमाग, इसके नडर शख्सियत, रौब, दबदबे और ताकत के आगे बड़े बड़े ढेर हो जाया करते थे। यूं ही तो वो डॉन नहीं बना था। बोलो, शेरशाह दादा ने एक ही लफ्ज़ पर इस्तदा किया। दोनों रखेलों और मुलाजमा के हाथ अपने अपने कार्रवाई में मसरूफ़ रहे। दादा, वो हमारे न्यूयॉर्क ब्रांच के डांस फ्लोर को आग लग गई है, सेक्रेटरी ने कांपते हुए मुद्दा बयान किया। शेरशाह के तासुरात सख्त हो गए। वह अकेलों को पीछे करते अपनी जगह से उठ बैठे। अगर तो ये कोई हादसा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये किसी दुश्मन की चाल है तो इसका नुकसान का हर्जाना इसके खून से वसूल करके छोड़ूंगा। इनकी धाड़ सूरत आवाज़ से सेक्रेटरी और फासले पर खड़े गार्ड्स लरस गए। दादा, मुझे तहकीक के मुताबिक ये आग हादसाती तौर पर नहीं लगी। एरिया के सीसीटीवी फुटेज के जरिए मालूम हुआ कि बार में धमाका करवाया गया है। सेक्रेटरी ने थूक निकला। शेरशाह दादा की ग्रे आंखों में दहशत दर आई। वो मुलाजमा को लात मारकर पीछे करते खड़े हो गए। सेक्रेटरी कलमा तैयब पढ़कर 2 कदम पीछे हट गया। किसकी हरकत है ये? वो अपने नाम के मानिद शेर जैसे गुर्राया। दादा, मैंने पूरी टीम लगा दी है, कुछ ही दिनों में रिपोर्ट करता हूँ आपको। सेक्रेटरी बड़बड़ाया। ये जो कोई भी है, कोई नया खिलाड़ी लगता है, वरना किसी की ना इतनी हिम्मत है और ना इतनी औकात कि वो शेरशाह दादा के अड्डे पर नज़र भी डाल सके। शेरशाह दादा ने थोड़ी खुजाई। 2 दिन में पता करके दो, कौन घुस आया है मेरे जंगल में, जिसने सीधे सीधे शेर से टकराने की जुर्रत की है। उन्होंने सेक्रेटरी के कोट को कॉलर दबोच कर इसे झिझोड़ा। जी दादा, मैं 2 दिन में पता लगा दूंगा। सेक्रेटरी ने जान छुड़ाने की कोशिश की। दादा ने मजीद बहसो मुबासा तरक करते इसे कॉलर से उठाकर दूर फेंका। सेक्रेटरी कर्राता हुआ उठा और तेजी से ग्लास डोर के बाहर भागा। दादा का गुस्सा
सर चढ़ गया था और अब इनके अतात का निशाना कोई मजलूम जान बनने वाली थी। उन्होंने सोफे की पुश पर रखा अपना गाउन पहना, पलट का खौफजदा खड़ी तीनों लड़कियों को देखा, मुलाजमा को उंगली से इशारे से पास बुलाया। दोनों रखेलों ने जेलिस नज़रों से एक दूसरे को घूरा। मुलाजमा डरी सहमी आप दीदा होती इसके पास आई। शहजादा ने दाएं हाथ से इसकी थोड़ी ऊपर की। इसके सुर्ख और सफ़ेद रंगत छोटी आंखों वाली ब्रिटिश लड़की की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। शहजादा की मर्जी से इसकी कुर्बत हासिल करता है। तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। आज तो छोड़ रहा हूँ, मगर यह मेहरबानी हर मर्तबा दोहराई नहीं जाएगी, इसलिए अपने आप को तैयार कर लो, कभी भी तुम्हारी बारी आ सकती है। उन्होंने झटके से मुलाजमा की थोड़ी छोड़ी। वो लड़खड़ा गई। मुलाजमा पर से नज़र घुमाकर उन्होंने दूसरे रकेल को पास बुलाया। वो शर्माती हुई इनके करीब आई और वो दोनों ख्वाबगाह की जानिब बढ़ गए। शहजादा के ऑर्डर की खबर जंगल में फैलते आग की माने तेजी से न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड में फैल गई। रात के आखिरी हिस्से में इश्तियाक भल्ला ने सभी ग्रोहों के सरबराहान की मीटिंग बुलाई। एबी नींद से बोझल होती आंखों को झपका कर बेजारी से बार बार हाथ से पुश्त से जमाई रोकता सीट की पुश्त पर सर टका रहा था। एक तो यहाँ किसी न किसी गैंगस्टर का कत्ल हो रहा है, कुछ दिनों तक इनका माल पहुँचाना है, ऊपर से अब ये नया स्यापा। इश्तियाक साहब ने सर पकड़ लिया। अब 2 दिन में इस लफंगे का पता कहाँ से लगाए? उन्होंने परेशान कुन तासुरात से बारी बारी सबको देखा। अव्वल तो ये जो कोई भी है रात के अंधेरे में वार करता है। मियाँ भाई सोच में पड़ गया। तो अब क्या हम लोग रात को सोए बिना? आलिम भट्ट झुंझला उठा। सोच समझ से काम लेना होगा, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो जो कोई भी है बहुत शातिर है, जिसने सीधा सीधा शहजादा से दुश्मनी मोल ले ली है। ज़हीर अहमद की बात सुनकर माहौल में सकूत छा गया। मैं क्या कह रहा था? ए भी कनकारा। तो तुम बात ही मत करो। मियाँ साहब ने दांत पीसते हुए उंगली उठाकर इसे टोका। इन्हें अब तक रक्का और वाजिद सुमरों की मौत का सदमा था। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ए भी मेज़ पर हाथ रखकर उठ गया था। रुको, सबको बोलने का मौका मिलेगा, तुम भी अपनी राय दो। इश्तियाक साहब ने हाथ उठाकर इसे वापस बैठने का इशारा किया। हमारे धंधे में तो रोज़ कोई ना कोई मरता है। किसी की भी लाश को पेश करके वो धमाका करने वाला बता दो, कह देना नशे में ब्लास्ट कर दिया है। कौन सा शहजादा ने तस्दीक करने खुद आना है। इस तरह माल डिलीवरी तक नहीं आने से रोक नहीं सकता। तब तक हम सबको वो असल मुजरिम पकड़ने के लिए वक्त भी मिल जाएगा, फिर इसे भी ठिकाने लगा देंगे। दादा की डांट सुने बगैर मसले का हल कैसा? एबी ने टांग पर टांग रखते हुए शाने उचकाए। शहजादा डॉन है, डॉन, कोई छोटा बच्चा नहीं है जो तुम्हारे इस बेतुके हाल से बहल जाएगा। मियाँ भाई एबी की तजवीज़ पर इस्तेज़ाइया हंसा। एबी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने गर्दन मोड़कर मेज़ की सरबराही सीट पर बैठे सोचों में इश्तियाक साहब की तरफ जान देखा। किसी और के पास कोई बेहतर आइडिया है? इनके सवाल पर सब ने खामोशी से सरनफी में हिला दिया। ठीक है, फिर एबी की राय मानी जाएगी। उन्होंने अपनी जगह से उठते हुए मानो मीटिंग ख़त्म करने का ऐलान किया। मगर इश्तियाक साहब, मियाँ भाई, इसने इस्तेजाज किया। मियाँ भाई कोशिश कर लेते हैं, बाद में पकड़ेंगे तो मैं तो भी गला कटेगा। अभी 2 दिन में इन्हें रिपोर्ट नहीं दी गई तो भी गला कटेगा तो बेहतर है नहीं ज़िंदगी के कुछ मज़ीद दिन मिल जाएं। इश्तियाक साहब ने अचंभे से कहा और बाहर की जानिब चल पड़े। इनके पीछे बाकी तमाम भी एक एक करके निकलने लगे। आखिर में मियाँ भाई एबी को ज़्यादा फोकियत मिल जाने पर दिल जल्दाता रह गया। क्लब वाले वाक़े के बाद एबी दोबारा रूही के सामने नहीं आया। अलबत्ता किसी छोटे बच्चे के हाथों भिजवा कर या किसी के गाड़ी के बोनट पर रख कर तो कभी किसी इसके घूमने फिरने की मखसूस जगहों पर एक सफ़ेद गुलाब छोड़कर अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाता था। इस शाम वो वाइट लॉन्ग स्कर्ट और ब्लैक टॉप पहने, बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए दोस्तों के ग्रुप में खड़ी खुशखबरियों में मसरूफ़ थी, जब इसके हुक्म से किसी ने इसकी आंखों पर हाथ रखा। सरप्राइज़! जोशीली मर्दाना आवाज़ इसकी समातों में पड़ी। अव्वल तो रूही घबरा गई। इसने अपने नरम हाथों से इस मर्दाना की पुश्त चेक की। वो एबी नहीं था और ना ही वो आवाज़ एबी की थी। हाथ हटाते हुए रूही देखते दिल के साथ मुड़ी और हैरत इसकी आंखें बड़ी की बड़ी हो गई। हो माय गॉड शैस, कैसे हो? कब आए और बताया क्यों नहीं? रूही चहक उठी। मैं बिल्कुल ठीक, 2 दिन हुए हैं आए हुए, और अगर बता कर आता तो तुम्हारा सरप्राइज से ये खिला चेहरा कैसे देख पाता? शैस ने अपने आबरू उठाकर वाज़ियत दी। रूही खिलखिला कर हंस दी और शैस को अपनी फ्रेंड से तारुफ करवाने लगी। गाइस, ये शैस हाशमी है, बाबा साईं के बहुत अच्छे दोस्त के बेटे। इसने अपने हाथों का रुख शैस की जानिब करके कहा।
सिर्फ बाबा साईं के दोस्त का बेटा? शैज़ ने ताज्जुब से रूही की जानिब देखा। मतलब मेरा दोस्त भी है। रूही ने तहसीह करते हुए अपने फ्रेंड्स को मुतारिफ कराया। ये अलिशबा, लीज़ा, मेरी जोसेफ और ये मैक्स है। बारी बारी शैज़ ने सबसे मुसाफा किया। रूही, आज रात का डिनर मेरे साथ। सबसे मिलकर शैज़ ने रूही को मुखातिब किया। इसके ऑफर पर रूही की मुस्कान सिमट गई और मुस्तरब सी होने लगी। शैज़, आज तो मेरा फ्रेंड के साथ मूवी पर जाने का प्लान है। तुम चाहो तो हमारे साथ आ जाओ। सीधे सादे इनकार करके रूही इसका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। अलिशबा, जो बज़ाहिर लीज़ा की जानिब रुख करके खड़ी थी, रूही के झूठ पर इसकी आंखों में हैरत दर आई। नो थैंक्स, मैं मूवीज़ नहीं देखता। चलो आज नहीं कल, और कल मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। तुम्हें मेरा गिफ्ट भी तो देना है। शैज़ ने उंगली उठाकर तंबी की। रूही का मजीद इनकार सुने बगैर वो इसे वक्त पर तैयार रहने की हिदायत करके देकर रवाना हो गया। कब प्लान है मूवी का? शैज़ के जाते ही अलिशबा रूही की जानिब मुड़ी। मैं तो बस इसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती, इसलिए बहाना किया। रूही कल के लिए कोई और बहाना सोचने लगी। अच्छा तो है, और दोस्त भी है, फैमिलीज के भी आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं, बात आगे बढ़ सकती है। अलिशबा ने शैज़ की आंखों में रूही के लिए पसंदगी महसूस कर ली थी। जानती हूँ, इसलिए तो बढ़ावा नहीं देना चाहती। पहले ही चाइल्ड निकाह में फंसी हूँ, ऊपर से इसे एबी के खौफ ने अलग जगह रखा है। हर अब ये शैज़ पता नहीं ज़िंदगी इतने में इम्तिहान क्यों ले रही है। अल्लाह प्लीज़ मेरी मदद करें। रूही ने सर आसमान की जानिब उठाकर मदद मांगी। हाल मुतय्यन किए वक्त पर रूही वाइट पैंट और ब्लू लॉन्ग शर्ट पहने, बालों को हाफ कैचर में बांधे, हल्का मेकअप किए हॉस्टल से बाहर आई तो शहज़ मौके की मुनासबत से ब्लैक सूट में मलबूस इसका मुंतज़िर था। इसे आते देखकर वो कार का फ्रंट सीट डोर खोले खड़ा हो गया। रूही सर को खम देती मशकूर हुई और कार में सवार हो गई। हॉस्टल से रेस्टोरेंट का रास्ता पाकिस्तान की या फैमिली की तो कोई कभी पढ़ाई और बिजनेस की बातें करते गुजरा। एक आध मरतबा ड्राइविंग करते हुए शैज़ ने कोट की दाईं जेब में मौजूद अंगूठी को छुआ, जिसके ज़रिए आज वो रूही को प्रपोज करना चाह रहा था। शैज़ हाशमी रूही के बचपन के निकाह से कुछ वाकिफ नहीं था। एक आध मरतबा रूही की फैमिली ने इसका जिक्र सुना था, पर जब वो अपनी मम्मी की ज़बानी ये जान गया कि रूही ने इस निकाह को मंसूख कर दिया है, इसे खबर से शैज़ की कोई उम्मीद लौट आई थी और वक्त रहते इसने रूही को प्रपोज करने का मंसूबा बनाया। वो दोनों 5 स्टार होटल के सामने कार से उतरे। शैज़ ने वेटर को कार पार्किंग में लगाने का कहा। रूही के हमरा अंदर की जाने बढ़ गया। अंदर दाखिल होते ही सामने खड़े सरापे को देखकर रूही ठिठक गई। इसके कदम अपनी जामिद हो गए, रंग जर्द होने लगा और सांसें तेज हो गईं। देर कर दी आने में, कब से वेट कर रहा हूँ। एबी हाथ में पहनी सुनहरी घड़ी पर वक्त देखते मसनूई खफा हुआ। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर शैज़ हाशमी, वेलकम टू न्यूयॉर्क। सफ़र कैसा रहा? एबी ने मुसाफा करने शैज़ से हाथ मिलाया। शैज़ ने मुसाफा करते हुए बेयकीनी से एबी को देखा, जबकि रूही बेतासुब खड़ी रही। इसने एबी के मालूमात पर चौंकना छोड़ दिया था। सॉरी, क्या मैं आपको जानता हूँ? शैज़ ने सरतापा इसे मुशाहिदा करते हुए जहन में जोर दिया। यकीनन नहीं, लेकिन मैं शहजादी रूही से जुड़े हर शख्स को अच्छे से जानता हूँ। इसने तासुब से जवाब दिया। आपकी तारीफ? शैज़ कदर सख्ती से मुस्तसफ़र हुआ। रूही, क्या मेरा तारुफ नहीं कराओगी? एवी ने मुस्तरब खड़ी रूही के जानिब रुख किया। ये मेरे नए दोस्त हैं। वो झिझकते हुए इतना ही कह सकी। ख़ास दोस्त? एवी ने इसका फिक्रा मुकम्मल किया और 2 कदम रूही के करीब हो गया। इसके कंधे से अपना कंधा टकराते महसूस करके रूही की धड़कनें तेज़ हो गई थी। एबी के आने से शैज़ को अपना प्लान गारक होता नजर आया। इसके तासुरात सपाट हो गए। इसने शिकवा कुन्ना नज़रों से रूही को देखा, लेकिन वो इसकी जानिब मुतवज्जा नहीं थी। चलें, एबी ने तेज़ नज़रों से बारी बारी इन दोनों के बदलते तासुरात देखे और टेबल की जानिब बढ़ गया। रूही बेदिली से इसके पीछे हो ली। शैज़ का निश्चित संभालते हुए दिल बेमज़ा हो गया। चंद लम्हे पहले की खुशी, उदासी और गुस्से के मिले जुले जज्बात में तब्दील हो गई थी। शैज़, आप बहुत मेहरबान हैं, ऑर्डर आप दें। एबी ने जताते हुए मेन्यू कार्ड इसकी जानिब खिसकाया। आप हमारे मेहमान हैं। सॉरी रूही, तुम ऑर्डर करो। शैज़ ने जान छुड़ाना चाहिए। गुड आइडिया रूही, मेरा भी ऑर्डर तुम कर दो। एबी एक आबरू उठाए रूही को देखा। इन दोनों के माबैन फंसी रूही ने बेबसी से मेन्यू कार्ड उठाया और वेटर को बुलाकर ऑर्डर नोट कराया। डिनर के दौरान मुकम्मल खामोशी छाई रही। थैंक यू शैज़, मिलकर अच्छा लगा। रूही मेरे साथ जाएगी? एबी अलविदाई मुसाफा करते हुए ठोस लहजे में बोला था। क्यों रूही? इसने रूही से पूछकर गोया तायीद चाही।
रूही ने इनकार करने के इरादे से पलकें उठाकर इसे देखा, लेकिन एबी की नज़रों में समाई सख्ती से वो घबरा गई। उसे इस बात में हिला दिया। वो क्लब की तरह होटल के अहाते में होकर टुकड़ों में उड़ता नहीं दिखना चाहती थी। शैज़ ने रूही की हामी भरने पर सरसांस खारिज की और इसे प्रपोज करने का अपना अरमान दिल में दबाए रवाना हो गया। ये ठीक नहीं किया तुमने, वो बाबा साईं को बता देगा। वो सीने पर हाथ बांधे इस पर खफा हुई। एबी ने ड्राइविंग करते हुए अपने तासुरात सपाट रखे। वो बाबा को बताए या दादा को, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो मेरी है इसे मैं किसी और के साथ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाएतमाद लहजे से हक जताना जाहिर हो गया। मैं तुम्हारी नहीं हूँ, तुम मुझ पर यूँ हक क्यों नहीं रख सकते। रूही बिना खौफ व हरास इसके मुबासा होने लगी थी। बन जाओगी, जवाब दो टोक अंदाज में आया था। रूही के इसके कॉन्फिडेंस ने चौंकाया था। कभी नहीं, तुम जैसे गोंडे मवादी के बनने से अच्छा मैं अपनी जान दे दूँ। वो इतना कहते हुए भी रुकी नहीं थी और मुंह में बहुत कुछ बड़बड़ाई गई, जब एक झटके से इसे एबी ने कार को रोक दिया। तुम क्या चाहती हो? तुम पर अपनी मलकियत साबित करने में बीच रोड पर तुमसे ज़बरदस्ती करना शुरू कर दूं? वो एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे रूही की जानिब झुका। रूही इससे दूर होने की कोशिश करती अपने साइड के दरवाजे से लग गई। वो इसके कितना करीब था कि रूही को एबी की सांसें अपने चेहरे को छूती महसूस हो रही थी। इसके गज़बनाक तासुरात देखकर रूही ने गला तक करते सनफी में हिलाया और नज़रें झुका ली। एबी लंबा सांस लेते पीछे हुआ और फिर से कार स्टार्ट कर दी। बकाया रास्ता यूं ही खामोशी से गुजरा। एबी की धमकी पर रूही इस मंजर को सोचती सहम गई। इसकी दोबारा एबी से ऊंची आवाज़ में बोलने की हिम्मत ना हो सकी। रात के इस पहर न्यूयॉर्क शहर के वसी सड़कों पर रश न होने के बराबर था। एक ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन लाइट के मुंतज़िर एबी ने नज़रें घुमाकर रूही को देखा। इसका उदास चेहरा देखकर एबी को अपने रवैये पर अफसोस हुआ। इसके दिल इसे मलामत करने लगा। बेइख्तियार इसका हाथ रूही के चेहरे की जानिब उठा। वो इसके चेहरे पर आई लटों को संवारना चाहता था, इसके रुखसार को छूकर इसके वजूद का अपने पास महसूस करना चाहता था, लेकिन इस तक पहुंचने से पहले इसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और दोनों हाथ स्टीयरिंग मजबूती से थाम लिए। अपने दिल को डपटने लगा। हॉस्टल के सामने कार रोकते वो अपने जज्बात पर काबू पा चुका था, लेकिन फिर भी इसने दोबारा मुड़कर रूही को नहीं देखा। रूही बिना कुछ कहे कार से उतरी, तेज तेज चलती अंदर बढ़ गई। खाली कार में एबी ने उफ करके लंबी सांस खारिज की और निचला लब दांतों में दबाए जन करके कार चला दी। रूही गई एक कार में थी और वापस दूसरी कार में। माजरा क्या है? अलिशबा खिड़की के पास खड़ी गेट का मंजर देख चुकी थी। वो तीनों अपने अपने नोट्स थामे ग्रुप स्टडी में मसरूफ थी जब कार की आवाज़ सुनकर अलिशबा खड़ी खिड़की पर पहुंची। गई भी एक के साथ थी पर वापसी दूसरे के साथ आई हो। वो ट्रांस में बोलती अपने बेड पर गिरने की सूरत बैठी। मैरी, यूसुफ, लीज़ा और लिशबा में सवालिया नज़रों का तबादला हुआ। किसके साथ आई हो? मेरे पास। मैरी इसके पास आकर बैठी। रूही के चेहरे पर छाई उदासी परेशान करने लगी थी इसे। एबी, इन दो लफ्ज़ों ने माहौल में सन्नाटा बर्पा कर दिया। कुछ देर पहले इसकी सवालिया नज़रें फिक्रमंदी इख्तियार कर गई। वो वहाँ कैसे पहुँचा? लीज़ा की आवाज़ ने कमरे में खामोशी तोड़ी। वो मेरी पल पल की खबर रखता है। मैं कब कहाँ किससे मिल रही हूँ, आने वाला कौन है, मेरा क्या लगता है, सब कुछ मालूम है। रूही ने अपना सर पकड़ लिया। तुम ठीक हो? अलिशबा ने कंधे से थामे इसकी आंखों में झांका। इसे कहीं सारे अंदेशों ने घेर लिया था। रूही फीका मुस्कुराए, सरबास में हिलाते इससे गले लगाया। इसे बाहिफाजत देखकर अलिशबा ने सुकून का सांस लिया। वहीं दूसरी जानिब एबी को अपने साहिल वाले अड्डे पर पहुंचते हुए बीच राह में अपने प्राइवेट नंबर पर किसी का कॉल मौसूल हुई। स्पीकर पर मौजूद शख्स की बात सुनकर वो शॉक हो गया और कॉल काटते गाड़ी यूटर्न पर घुमाते फिर से शहर की जानिब घुमा दी। 1.5 घंटे का रास्ता फास्ट ड्राइविंग से आधे घंटे में तय करता वो अस्पताल पहुंचा और भागता हुआ मतलूबा वार्ड में आया। वो पैर दराज किए बेड पर बैठी थी। इसका दायां पैर टखने से ऊपर तक सफ़ेद बैंडेज में जकड़ा हुआ था। चेहरे पर नागवारी रेस ने एबी के पहुंचने से पहले इसकी डांट से बचने की तैयारी कर ली थी। एबी तन तासुरात बनाए इसके सहारे इसके सरहाने आप पहुंचा। खबरदार डांटा तो नाराज़ हो जाऊंगी। इसने उंगली उठाकर तंबी किया। एबी को गुस्सा एकदम ठंडा पड़ गया, यूँ जैसे आग पर पानी दिया गया हो। कैसे हुआ ये? इसने बेहद नरमी से पूछा। अब क्या करूं? तुमने घर में इतना मरमरी बना कर रखा है। फिसल गई थी। वो दुनिया जहां की सारी मासूमियत चेहरे पर लाती शिकवा करने लगी। एबी ने इसके पट्टीशुदा पाँव को छुआ तो इसने आग करते हुए इसके हाथ को परे हटाया।
दर्द हो रहा है, पलकें झपकाते वो मासूम बच्चों की जैसे नाच करने लगी। गिरते वक्त दर्द नहीं हुआ? एबी ने इसके छेड़खानी से महसूस होते हुए कहा। इसकी आंखों में चमक तर आई और होंठों पर मुस्कुराहट। नफी में सर हिलाते वो खिलखिला कर हंसती। एबी मुतबस्सम हुआ और इसका सर अपने सीने पर लगा गया। वो चहकते हुए इसके गिर्द बाजू मार कर गई। वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया को इशारों पर नचाने वाला इस 24 साला लंबे स्मार्ट सरापे, छोटी स्याह मासूमियत से लबरेज आंखें, लंबे सतवां नाक, गुलाबी होंठ, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, लंबे स्याह बाल, कानों में रस घोलने वाली नरम आवाज़ और तेज़ दिमाग लड़की के आगे बेबस होता गया। माजी, जब ये सब इस इजहार की वजह से हुआ है। सब कुछ तुझसे कट गए हैं। इसे तो मैं ऐसी बदुआ दूंगी ना। वीरान को गुमसुम पाकर गुलाबो बड़बड़ाने लगी। इसकी आखिरी फिक्र पर वीरान करंट खाकर सीधी हुई। नहीं गुलाबो, खुदा के लिए इसे बदुआ मत देना, बल्कि दुआ करना कि वो बहुत कामयाब बने, इसके सारे ख्वाब पूरे हो जाएं। मीराम ने खुद भी दिल में यही दुआ की। इतना सब होने के बावजूद भी प्यार करती है तो उससे। गुलाबों को इसके बेइंतहा मोहब्बत पर रश्क हुआ। पता है, हमारी ज़िंदगी में हर शख्स के आने का कोई ना कोई मकसद होता है। कोई मोहब्बत करना सिखाता है तो कोई निभाना सिखा जाता है, कोई सब्र सिखाता है, कोई ख्वाब दिखाता है तो एक ख्वाबों को पूरा करने का हौसला दे जाता है। इसके नरम लहजे नरमी से गुलाबों को खासा मुतासिर किया। पहले मैं ख्वाब देखती थी पर डरती भी थी। अगर कि मेरी शख्सियत पर सवाल हुआ तो मैं क्या करूँगी, पर इस सहाने ने मेरा वो डर ख़त्म कर दिया। अब मुझ में इन ख्वाबों को पूरा करने की नई हिम्मत आ गई है। अब मुझे अपने आप पर उठाई उंगलियों से फ़र्क नहीं पड़ता और ये इजहार के बायस हुआ है। वो नए एतमाद के साथ उठी। गुलाबो भी इसके साथ उठ खड़ी हुई थी। हमेशा ऐसी रहना, बाहिम्मत, बाएतमाद। मीरान को सराहती हुई वो रुख फेर कर खांसने लगी। गुलाबो, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मीराम मुतफिक्र हुई। आज मेकअप भी गुलाबो की नासाज तबीयत छुपा नहीं पा रहा था। मुझे क्या होना है, मैं तो ठीक हूँ, बस मौसमी ज़ुकाम है। वो खुद को कंपोज करते हुए बहाना कर गई। मेरा मुतमईन ना हुई, पर लोकल बस आ चुकी थी, इसलिए बेदिल नख्वास्ता इसे रुखसत लेने रवाना होना पड़ा। इस हाथ दिन भर से इसे अकेले सीव्यू पर बैठा रहा। दोस्तों के कॉल्स और मैसेजेस से बचने इसने अपने मोबाइल को ऑफ कर दिया था। ये मोहब्बत दिन ब दिन इसके रोग बनती जा रही थी। मगरिब के बाद वो ना जाने के लिए उठा तो एक नस्वानी आवाज़ ने इसे मुखातिब किया। बीना वकास इन ही की एक और क्लासमेट थी। इजहाद को अकेले पाकर इसने हैरत से इसे पुकारा। हाल अहवाल दरियाफ्त करके इसने इजहाद के साथ डिनर की ऑफ़र दी। एक औरत ही दूसरी औरत की कमी पूरी कर सकती है, ये बात इजहाद ने सुन रखी थी और आज आजमाना चाहता था। मीराम को दिल से निकालने का इसे ये सही मौका लगा और बीना के साथ चल पड़ा। बीना के साथ इसकी 2 और कज़न्स थी, वो भी इजहाद से मिलकर बहुत खुश हुई। इन सब ने मिलकर डिनर किया। ओके बीना, हम चलते हैं। डिनर के बाद इसकी एक कज़न ने आंखें मारते हुए बीना को इशारा किया और वो दोनों उठकर रवाना हो गई। रेस्टोरेंट में इजहाद और बीना तन्हा रह गए। बीना को इजहाद बहुत खामोश और उदास लगा। सब ठीक है ना इजहाद? बीना ने टेबल पर रखे इजहाद के हाथ पर अपना हाथ रखकर नरमी से पूछा। सब ठीक है, तुम बताओ आगे क्या इरादा है? वो तेज़ी से बात करता बदल गया। अलबत्ता इसके साथ हाथ में से अपना हाथ हटाया नहीं था। पापा कहते हैं वकालत में जाऊं, पर मामा कहती हैं लिटरेचर करूं और मैं फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती हूं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बीना ने एक एक करके वो तीनों पेशे बताए जहां वो मुमकिन तौर पर जा सकती थी। क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी तकदीर तो वालिदैन ने पहले से ही लिख रखी होती है। करना तो वही होता है जो वो चाहें। वो कोई अंदाज में बोला था। तुम परेशान लग रहे हो। बीना ने गौर से इजहाद का चेहरा देखा। कुछ नहीं, चलो। वो मुश्किल मुस्कुराया। रेस्टोरेंट से निकलकर वो दोनों करीबी छोटी मार्केट में दार आए और विंडो शॉपिंग करते हुए मटर गश्त करते रहे। बीना इससे बातें करती रही। इजहाद जेबों में हाथ डाले अपनी तवज्जो बीना की जानिब मबूल करने की कोशिश करता रहा। जिस्मानी तौर पर वह बीना के साथ था, लेकिन ज़हनी तौर पर वह भी मीराम की यादों में उलझा हुआ था। इसी मार्केट में कई बुर्का पोश ख़वातीन ख़रीदारी में मशगूल थी। हर बुर्का पोश खातून पर नज़र पड़ते ही इजहाद मज़ीद उलझ जाता। इजहाद, ये मुझ पर कैसी लग रही है? बीना ने इसके ध्यान खुद पर मरकूज़ करने एक टॉप खुद से लगा कर मुखातिब किया। अच्छा लग रहा है।
इसने एक नज़र बीना को देखकर फिर से रुख फेर लिया। ख़रीदारी करके वो एक स्टॉल पर कुल्फ़ी खाने आए। यूं ही आधी रात तक घूम फिर कर इजहार ने पहले बीना को इसके घर ड्रॉप किया और फिर अपने घर रुख कर लिया। घर पूरा तारीकी में डूबा हुआ था। इजहार दबे पाँव चलते बिना आवाज़ किए अंदर दाखिल हुआ, लेकिन ड्राइंग रूम को रोशन देखकर रुक गया। सामने ही सोफे पर डैड और तबशर बैठे इसके मुंतज़िर थे। तब शेर के संजीदा तासुरात इसे डैड के मुमकिन गुस्से से आगाह कर गए और सर झुकाए हाथ पीछे बांधे डैड के सामने खड़ा हो गया। ये वक्त है घर आने का? सुल्तान राजपूत ने दुर्शती से पूछा। सॉरी, दोस्त के साथ था। इनके लापरवाह अंदाज ने डैड के गुस्से में इजाफा कर दिया। दोस्तों के साथ जितनी मर्जी आवारा गर्दी कर लें, लेकिन रात को मेरे आने से पहले आपको घर पर मौजूद होना चाहिए। डैड ने हुक्म सादे करते इसे घूरा था। आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, इसाद ने संजीदा अंदाज में कहा। कल आप हमारे साथ हल्का N41 के दौरे पर जा रहे हैं। तब शेर इसे कुछ तकरीर याद करवा देना। डैड ने दूसरा हुक्म बड़े बेटे को सुनाया और कमरे की जाने बढ़ गए। इजहार मुंह बनाए कमरे की जाने बढ़ गया। तब शेर बाप और छोटे भाई के रवैये पर सर झटकता रह गया। पिछले 3 दिन से मिराम आते जाते फुटपाथ को देखती, लेकिन गुलाबो गैर हाजिर हुई रहती। इसे फिक्र होने लगी। आज कॉलेज ऑफ होने के बाद इसने गुलाबो के मुतालिक पूछगछ करने का फैसला किया। प्रोफेसर अकील की क्लास से बाहर निकलते हुए साहिल ने मिराम को रोक लिया। अपने बैग में से एक छोटा तेज़धार खंजर निकाल मिराम को दिया। ये किस लिए? मिराम हैरान हुई। इस शहर में इंसानों की शक्ल में कई भेड़िए छुपे होते हैं। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए अपनी हिफाजत के लिए रख लो, और कोई भी मिसबिहेव करे तो बिला झकझक इस पर चला देना। साहिल ने अपने शहर के हालात पर अफसोस करते हुए वजाहत की। थैंक यू साहिल भाई, भाई कह सकती हूँ ना? मिराम ने खंजर लेते हुए कहा। बिल्कुल। वो इस नए रिश्ते पर बहुत खुश हुआ। इसने कुछ फासले पर पड़ी अनाबिया नफरत भरी निगाहों से ये मंजर देख रही थी। बहुत फड़फड़ा रहे हो इस बुलबुल के पीछे। आने दो इस हाथ को, तुम्हारे पर पुर्जे काटती हूँ साहिल हाशमी, इसने दिल ही दिल में सोचा। वहीं दूसरी जानिब इसार डैड और तबशीर के हमरा एक दूर दराज इलाके में इंतखाबी कैंपेन में शरीक हुआ। वो बहुत पसमानदा इलाका था। गुरबा और फुकरा बेमुश्किल अपने बका के लिए जद्दोजहद में मसरूफ़ थी। इनके आमदन का ज़रिया दिहाड़ी करना, कचरा उठाना और भीख मांगना होता। टूटे कच्चे मकान, नाकिस सीवरेज सिस्टम, बिजली, गैस और पानी जैसे वसाइल से महरूम, जगह जगह कचरों के ढेर और गंदे पानी से भरे गड्ढे, फाके से बेहाल होते कमज़ोर पड़े पुराने कपड़ों से जिस्म ढके बच्चों को देखकर इजाद को बहुत अफसोस हुआ। डैड और तबशीर इस इलाके के बुजुर्गों से बातचीत में मसरूफ़ थे। इन्हें ज़िंदगी के बुनियादी वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी करा रहे थे। इजहाद, आप ठीक हो? सफ़ीर खान इजहाद के रंग जर्द होता देखकर मुतफक्किर हुआ। इनकी हालत देखो सफ़ीर, हम शहर के जवानों पर एक दिन वाईफाई बंद कर दो तो ज़मीन आसमान ही कर देते हैं, और ये सब ना जाने कितने अरसे से इस हाल में है। इजाद ने अफसुदगी से हंकारा बढ़ा। ये न्यूट्रल लोग हैं इजाद, ये इस हालत को अपनी किस्मत तस्लीम कर लेते हैं। इनमें इतना शौर नहीं ये आवाज़ उठा सकें। कोई हक़ की बात करे भी तो क्या फ़र्क पड़ता है? इन बेचारों की सुनता कौन है? सफ़ीर खान ने लोगों की बेबसी बयान की। इस दिन पहली मरतबा इसाद के दिल में सियासत के लिए नफ़रत मिट गई और इसने डैड के साथ सियासत में शामिल होकर इन जैसे पसमानदा इलाकों के लिए आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया। सफ़ीर खान तबशीर की हिदायत सुनने लगा तो इसाद इन डरे समय बच्चों के सामने दो जानो होकर बैठा। इसने अपने शोल्डर बैग से अशिया खुद नोश जो वो सफ़र के दौरान अपने खाने पीने के लिए लाया था इन बच्चों में तकसीम कर दी। अक्सर बच्चे ऐसे ही थे जिन्होंने ग्रीन बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स, कोकटेल, मैकरोन, चॉकलेट, फ़िश जैसी चीज़ें कभी देखी ही ना थी और ना ही इनके खाने का तरीक़ाकार इनसे वाकिफ़ था। कहाँ लिखा है कि एक मज़दूर का बेटा मज़दूर ही बनेगा? क्यों हमें पढ़ने का हक़ नहीं दिया जाता? क्यों हमें इंसानों जैसे जीने नहीं दिया जाता? क्यों आगे बढ़ने से रोका जाता है? इसकी समातों में मिराम की रुंधी हुई आवाज़ गूंजी। वो आंखें चपकाकर खुद को कंपोज करता उठा और डैड के सामने खड़ा हुआ। होम मिनिस्टर सुल्तान राजपूत इलाके के मुशाहिदा करके अब वहाँ लाने वाली तब्दीलियों के बारे में मीडिया रिपोर्टिंग की ब्रीफिंग दे रहे थे।
सर, पिछले 10 सालों से हर मिनिस्टर अपने इलाके की तरक्की के नाम पर फंड्स लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। ये इलाके वहीं के वहीं हैं, बस मिनिस्टर साहब की गाड़ियाँ बड़ी से बड़ी होती जा रही हैं। एक रिपोर्टर तंज के अंदाज में राजपूत साहब से मुखातिब हुआ। इसात को इस रिपोर्टर का डैड पर तंज करना एक आंख ना पाया। वो सख्ती से इसे घूटते मुठिया बेचकर इस रिपोर्टर की जानिब कदम उठाने लगा कि तब शेर ने सख्ती से इसका कलाई जकड़ ली। इसहात के अबरू ढीले पड़ गए। इसने ताज्जुब से भैया को देखा। वो संजीदगी से सामने देख रहे थे, लेकिन इसहात के हाथ पर इनकी गिरफ्त इतनी ही मजबूत थी। वो खामोशी से सर झुका गया। क्या करने जा रहे थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर तबशेरी से कोने में ले गया। देखा नहीं किसी बकवास कर रहा है वो डैड से। इसहात तैश में आ गया। ये हमारा रोज़ का मामूल है। आए दिन मीडिया वाले और मुखालिफिन हम पर कीचड़ उछालते हैं, पस पुश करने की कोशिश करते हैं, पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। तब शेर ने लहजा हमवार किया और नरमी से समझाने लगा, ये सियासत का खेल बहुत ही वसी, सोच समझ कर खेलो। चलें जी, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत मज़े का और अच्छा नावल चल रहा है। आई होप यू लाइक इट। जो जो इसको सुन रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी तो आवाज़ ही ख़राब हो गई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।